हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 13 शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा बैक टू द आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है जो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो जो आर्टिकल 13 है इसको प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल 13 क्लोज 1 की, जो कि बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। अब आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26/1/1950 को लागू हुआ था। तो 26/1/1950 से पहले भी हमारे कंट्रीज के अंदर बहुत सारे लॉज थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या कहता है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या कहते हैं कि अगर 26/1/1950 से पहले ऐसा कोई लॉ था जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता है तो वो लॉ कैसा होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट है तो वो लॉ वैलिड होगा। तो ये कहता है आर्टिकल 13 क्लोज 1। अब आर्टिकल 13 से रिलेटेड हमारी दो डॉक्ट्रिन्स है। फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स को समझने से ही हमें आर्टिकल 13 पूरी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की। सेवरेबिलिटी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेपरेट करना, जिसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपने माली को देखा होगा कि जब भी वो सुबह सुबह पौधों में पानी देते हैं तो जब भी किसी पौधे में कोई फ्लावर या कोई पत्ती गल सड़ जाती है तो उसको काट कर अलग कर देते हैं ताकि पूरे प्लांट को, जो पूरा पौधा है, उसको सेव किया जा सके। तो उस गली सड़ी पत्ती या फूल के कटने के बाद भी वो जो बचा हुआ पौधा है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो इसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है सेपरेट करना, जिसका मतलब है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है जो ये चेक करना होगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करते हैं या नहीं। तो अगर कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता है तो उसको सेपरेट करना होगा, और जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट है वो लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। अब इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको समझना चाहिए, जो कि है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था उसके सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था। अब सेक्शन 14 किस बारे में बात करता था? सेक्शन 14 ये कहता था कि अगर मान लो किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन किया गया है तो वो पर्सन कोर्ट में अपने जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। तो जो ये सेक्शन था पूरे एक्ट के अंदर, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता था। तो अगर हम यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हैं तो पूरे एक्ट के अंदर से, पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर से सिर्फ एक सेक्शन 14 ही था जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता था। तो अब कोर्ट पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने की बजाय सिर्फ एक सेक्शन को, जो कि सेक्शन 14 है, इसको वॉइड डिक्लेयर करती है, और जो पूरा एक्ट है वो क्या होगा, वैलिड होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसा एक पौधे से एक फ्लावर और पत्ती को काटने के बाद वो पौधा अपने आप में कंप्लीट था, इसी तरह से एक एक्ट में से जो एक सेक्शन है या कुछ प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करते हैं, उसको सेपरेट करने से वो जो बचा हुआ एक्ट है वो क्या होगा, वैलिड होगा। अब बात करते हैं हमारी जो सेकंड डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। तो एक्लिप्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक्लिप्स का हिंदी में मतलब होता है ग्रहण लगाना, लग जाता है जब एक्लिप्स बोलते हैं उसको। तो ग्रहण में क्या होता है कि जो सूरज या चांद पर ग्रहण लगता है तो वो उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज और जो चांद है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बस वो छुप गया है कुछ वक्त के लिए। तो एक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड, यानी हाइड कर लेना, छुपा लेना, यानी कि शेडो कर लेना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है हमारा, जो कि है बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस।
इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो बियरर मोटर व्हीकल एक्ट था 1947 का, उसको चैलेंज किया गया था। इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते थे कि वो जो पूरा का पूरा मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसको अपने अंडर कर सकते हैं। तो जब 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, तो इस एक्ट के जो बियरर मोटर व्हीकल एक्ट था 1947 का, उसके कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 19 को वॉयलेट करते थे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा जो इस एक्ट का सेक्शन है वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट बात करता है। उसके बाद हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करेंगे और ये कहा जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है विल प्रिवेल ओवर दीज सेक्शंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये सेक्शंस है इस एक्ट के, वो अब इनऑपरेटिव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनऑपरेटिव हो गए हैं। तो अब बाद में थोड़े वक्त बाद क्या हुआ कि जब आर्टिकल 19 के अंदर अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 19 क्लोज 6 को ऐड किया गया, तो इसने क्या किया, स्टेट को गवर्नमेंट को पावर दी कि वो कुछ सर्टेन बिजनेसेस को मोनोपोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई किया गया और ये कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करके कुछ सेक्शंस जो सेपरेट कर दिए गए थे इस एक्ट से, तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई करके उन सेक्शंस को इनऑपरेटिव कर दिया गया है। मतलब वो एग्जिस्ट तो करते हैं, बस इनऑपरेटिव हो गए हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होता है और अमेंडमेंट होने के बाद जो वो सेक्शंस इनऑपरेटिव कर दिए गए थे, अब वो सेक्शंस क्या है, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने दो डॉक्ट्रिन्स की बात की, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की और अब हमने बात की डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। आई होप आपको समझ में आ गई है ये दोनों डॉक्ट्रिन। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 13 के सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमारे आर्टिकल 13 क्लोज 2 में दिया गया है, जो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता हो। लेकिन अगर मान लो कि स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बना भी दिया है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता है, तो वो लॉ क्या होगा, वॉइड होगा। अब वो लॉ कितने एक्सटेंट तक वॉइड होगा, ये फिर से अप्लाई करके देखा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स द्वारा। ठीक है, अब हमारा जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है, इससे रिलेटेड हमारा एक लीडिंग केस है जो कि है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का केस। इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि मान लो अगर कोई ऐसा एक्ट का या कोई लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो क्या वो लॉ, उसकी वैलिडिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू नॉन सिटीजन्स और कंपनीज के रिस्पेक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा था कि वो सारी कैटेगरीज जैसे कि कंपनीज या जो नॉन सिटीजन्स है जिन्हें फंडामेंटल राइट ग्रांट नहीं किए गए हैं, उनके रिस्पेक्ट में वो जो लॉ होगा वो वैलिड होगा, ऑपरेटिव होगा। ठीक है, तो ये हेल्ड किया गया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 13 क्लोज 3 के बारे में। देखो, हम जब से आर्टिकल 13 पढ़ रहे हैं तब से हम यही बात कर रहे हैं कि कौन सा लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात करेगा तो वो वॉइड होगा, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट है तो वो वैलिड होगा। तो ये जो लॉ वर्ड है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 13 क्लोज 3। तो आर्टिकल 13 क्लोज 3 के अंदर लॉ को और लॉ इन फोर्स वर्ड्स को डिस्कस किया गया है। देखो, जनरली हम हमेशा यही समझते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो लॉज होते हैं वही कवर होते हैं आर्टिकल 13 में, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 13 क्लोज 3 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो सिटीजन्स के लीगल राइट्स को अफेक्ट करता हो वो आर्टिकल 13 में कवर होगा, चाहे वो फिर बाय लॉज हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, नोटिफिकेशंस हो, ऑर्डिनेंसेस हो, ये सब आर्टिकल 13 क्लोज 3 में कवर होंगे। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी है। क्या है वो एक्सेप्शंस? पहला एक्सेप्शन ये है कि देखो, जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो आर्टिकल 13 में कवर होते हैं, लेकिन अगर उन ऑर्डर्स का नेचर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ही है
तो वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं होंगे, आर्टिकल 13 के अंदर उन्हें लॉ नहीं माना जाएगा। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज भी हमारे आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल 13 के लास्ट क्लोज के बारे में, जो कि है आर्टिकल 13 क्लोज 4। अब देखो, हमने ये बात कर ली कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ होगा। तो अब ये क्वेश्चन उठा था कि जो अमेंडमेंट्स है क्या वो भी आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड होगी। तो इसको समझने के लिए हमें पहले 4 इवेंट्स को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है, एक केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मीनिंग ऑफ लॉ दिया गया अंडर आर्टिकल 13 उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जो अमेंडमेंट्स होंगे उन्हें आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये बोला था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वही सबसे सुप्रीम होती है, और जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनको आर्टिकल 13 में चैलेंज किया जा सकता है। अब देखो, गोलकनाथ के केस के बाद, इस जजमेंट के बाद जो जुडिशरी की पावर थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, और ये लेजिस्लेचर से कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि उससे ज्यादा कोई सुप्रीम हो। तो वो एक अमेंडमेंट लेकर आते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का, जिसके थ्रू वो आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 क्लोज 4 को इंसर्ट करते हैं, जो कहता है कि जो आर्टिकल 368 के अंदर अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया है लेजिस्लेचर द्वारा तो उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इस केस को फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया है अंडर आर्टिकल 368 तो उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 13 क्लोज 4 ये कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया है अंडर आर्टिकल 368 तो उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इवन अगर वो अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है तब भी उस अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 13 क्लोज 4, जो बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो हमारा आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमें कितना और इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।